ये कहानी है किशनपुर गांव की, जहां राम सिंह अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करते थे। बहुत समय पहले बीमार होने के कारण राम सिंह की पत्नी का देहांत हो जाता है। राम सिंह की तीनों बेटियों की जिम्मेदारी अब राम सिंह के ऊपर आ चुकी थी। अब राम सिंह की तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। राम सिंह अपनी तीनों बेटियों के साथ बहुत प्रेम से रहा करते थे। तीनों बहनों में भी बहुत ज़्यादा प्रेम था। कुछ समय बाद बीमार हो जाने के कारण राम सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे घर में रखा सारा राशन खत्म हो जाता है। घर में रखा सारा राशन खत्म हो गया है। हाँ पूनम, तुमने ठीक कहा। अब हमें कुछ ना कुछ काम ढूंढने जाना ही पड़ेगा। इस तरीके से तीनों बहनें मजबूर होकर काम ढूंढने के लिए सोचती हैं। अगले दिन तीनों बहनें काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। वह सारा दिन घूमती हैं पर उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता। दुखी होकर तीनों अपने घर वापस आ जाती हैं। जब वह वापस आती हैं तो देखती हैं कि उनका पड़ोसी उनका इंतजार कर रहा है। मैं तुम तीनों का ही इंतजार कर रहा था। राम सिंह जी मुझे अपने बेटे के समान मानते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर का राशन खत्म हो गया है। क्या तुम तीनों कृपया करके मेरे घर खाना खाने चलोगी? तीनों बहनें राजी हो जाती हैं। उसी समय रमेश की पत्नी भी बाहर से घर में आ जाती है। तीनों बहनें खाना खाने बैठ जाती हैं। लेकिन जब रमेश की पत्नी आती है तो वह उन्हें देखकर आग बबूला हो जाती है। रमेश, ये सब क्या है? मेरे पीठ पीछे तुमने इन तीनों भिखारिनों को घर में बुला लिया। ये सब नहीं चलेगा। जल्दी से इन तीनों भिखारिनों को घर से बाहर निकालो। सुनीता, इन तीनों का हमारे सिवा और कोई नहीं है। राम सिंह जी हमें अपने बेटा बेटी की तरह ही मानते थे। क्या हम उन्हें थोड़ा सा खाना नहीं खिला सकते? देखो जी, मैं कह देती हूँ ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अगर तुम इन तीनों को दोबारा इस घर में लाओगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर रहना तुम उन तीनों के साथ। सुनीता, वो तीनों मेरी बहनों की तरह है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन सुनीता एक भी नहीं सुनती। बेचारा रमेश कुछ नहीं कर पाता। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती हैं। तभी रमेश उनके पास आता है। भैया, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। सुनीता के बर्ताव के कारण मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया, आपको माफ़ी मांगने की। तीनों को कुछ ना कुछ काम तो ढूंढना ही होगा। हम कब तक आपके ऊपर इस तरीके से निर्भर रहेंगे। फिर अगले दिन तीनों बहनें काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। काम ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी काम नहीं मिला था। पूनम और प्रीति, मुझे अब भूख लग रही है। पूजा, भूख तो हमें भी लग रही है। चलो थोड़ा इधर उधर कुछ ढूंढते हैं, अगर कुछ खाने को मिल जाए। फिर तीनों अंधेरे में आगे बढ़ने लगती हैं। चलते चलते वह तीनों एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती हैं। तभी वह देखती हैं कि झाड़ियों के बीच कुछ हिल रहा है। ये देखकर तीनों डर जाती हैं। तभी उस झाड़ी में से एक परी बाहर निकलती है। तुम तीनों इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ तो डर के मारे कोई भी नहीं आता। परी जी, हम काम की तलाश में इस जंगल से गुजर रहे थे। हम 2 दिन के भूखे हैं। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उनकी बात सुनकर परी को उन पर दया आ जाती है और वह कहती है, मैं तुम तीनों को वरदान देती हूँ कि पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। तुम पानी को नियंत्रित कर सकोगी। तुम्हें आग जला नहीं पाएगी। तुम आग को नियंत्रित कर सकोगी। और तुम्हें हवा उड़ा नहीं पाएगी। तुम हवा को नियंत्रित कर सकोगी।
इन वरदान की मदद से अब तुम कोई भी कार्य कर सकती हो। अब जाओ और अपना जीवन खुशी से व्यतीत करो। फिर अगली सुबह तीनों बहनें वापस अपने घर की ओर जाने लगती हैं। तुम पानी को नियंत्रित कर सकती हो, इसलिए क्या तुम थोड़ी देर पानी को रोक के रखोगी ताकि हम नदी से मछलियाँ निकाल सकें। फिर तीनों बहनें टोकरियाँ लेकर नदी की ओर जाने लगती हैं। नदी में काफ़ी सारी मछलियाँ होती हैं। फिर पूनम नदी का सारा पानी खाली कर देती है, जिससे मछलियाँ नदी की सतह पर आ जाती हैं। पूजा और प्रीति जल्दी जल्दी उन मछलियों को टोकरी में भर लेती हैं। जब टोकरियां पूरी तरीके से भर जाती हैं, तब पूनम नदी का पानी वापस ले आती है। प्रीति टोकरी भर के मछलियां बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। उसकी ताज़ा मछलियां खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। हर कोई प्रीति से मछलियां खरीद रहा था, इसलिए बाकी के दुकानदारों की एक भी मछली नहीं बिक पाती है। मछलियाँ बेचने से प्रीति को अच्छा खासा मुनाफा होता है। प्रीति खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है। इस तरीके से तीनों बहनें रोज नदी खाली करके उससे मछलियाँ पकड़ती थीं और उन्हें बारी बारी जाकर बाजार में बेच दिया करती थीं। उन्हें मछलियाँ बेचकर अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था और अब उनका जीवन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। उनका मुनाफा देखकर दूसरे दुकानदार उनसे जलने लगे थे। जब एक दिन प्रीति मछलियाँ लेकर बाजार में आती है, तब एक दुकानदार उसके पास जाता है। तुम इतनी सारी ताजा ताजा मछलियाँ रोज कहाँ से लाती हो? मेरी बहन पूनम रोज मुझे ताजा मछलियाँ लाकर देती है। जब प्रीति की सारी मछलियाँ बिक जाती हैं, तो वह घर चली जाती है और वह अपनी बहनों को उस दुकानदार के बारे में बताती है कि वह उनसे मिलना चाहता है। पूनम उस दुकानदार से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और अगली सुबह नदी पर उस दुकानदार से मिलने के लिए जाती है। तुम इस नदी से कैसे ताजा ताजा मछलियाँ पकड़ती हो? फिर पूनम उस दुकानदार को अपने वरदान के बारे में बताती है। क्या तुम मुझे एक बार दिखाओगी कि तुम ये कैसे करती हो? दुकानदार के कहने पर पूनम नदी का सारा पानी खाली कर देती है। नदी पूरी सूख जाती है और सारी मछलियां नदी की जमीन पर दिखाई देने लगती हैं। ये देखकर दुकानदार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह जल्दी जल्दी टोकरी में मछलियां भरने लगता है। पूनम उससे इशारे में जल्दी करने को कहती है, लेकिन वह एक लालची दुकानदार होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ भरने के चक्कर में पूनम की तरफ ध्यान ही नहीं देता। पूनम वापस से नदी में पानी डालने लगती है। नदी में पानी आने से उस दुकानदार की डूबकर मौत हो जाती है। शाम को दुकानदार को ना पाकर उसकी पत्नी राजा के पास जाती है और उसे अपने पति के बारे में बताती है। राजा अपने सिपाहियों को बाजार में भेजता है। सिपाही प्रीति से पूछताछ करते हैं और उसे बंदी बनाकर राजा के महल में ले जाने लगते हैं। प्रीति राजा के सामने प्रस्तुत की जाती है। ए लड़की, तुम्हारी वजह से एक मछली वाले की मौत हुई है, इसलिए हम तुम्हें सजाए मौत देते हैं। प्रीति को फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी कर दी जाती है। जैसे ही प्रीति फंदे पर लटकती है, वह हवा की मदद से उस फंदे को तोड़ देती है और अपनी जान बचा लेती है। ए लड़की, तुमने ये कैसे किया? तुम कैसे बच गई? भगवान की दया से मैं बच गई हूँ। ठीक है, हमारा उसूल है कि एक बार अगर कोई फांसी के फंदे से बच जाए तो हम उसे दोबारा नहीं लटका सकते। दया करके मुझे मेरे घर जाने दीजिए, घर पर सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, अभी के लिए तुम जा सकती हो, लेकिन कल तुम्हें फिर आना होगा। कल हम तुम्हें आग में जलाएंगे। दुखी होकर प्रीति वापस अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी बहनों को सारी बात बताती है। इस पर पूजा उससे कहती है, हम तीनों बहन जुड़वा हैं और मुझे वरदान है कि मुझे कोई आग में नहीं जला सकता, इसलिए कल तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी और राजा मुझे नहीं पहचान पाएगा। फिर अगली सुबह पूजा प्रीति की जगह राजा के महल में जाती है। अच्छा हुआ लड़की तुम खुद ही आ गई, वरना अभी हमारे पहरेदार तुम्हें लेने जाते।